ये कैसे मुसीबत में फंस गए हम। जब वो नहीं था तो नहीं था, कोई झमेला भी नहीं था, लेकिन अब ऐसे आकर मेरे परिवार में शामिल हो गया। वो चला जाएगा तो फिर ये घर घर नहीं रहेगा वैद्य जी। उसके भाग्य में अगर दीर्घायु लिखा है तो दीर्घ जीवन भी जी सकता है, लेकिन आयुर्वेद में जैसा लिखा है उससे तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? शास्त्र में लिखा है, पत्ति कान सन्निपात जान, कफ बात सम्मद भावन। बस बस, अब आप और श्लोकम मत दोहराइए, उससे मेरा डर और भी बढ़ जाता है। अब क्या करना होगा वो बताइए। बहुत सावधानी बरतना होगा। बालक को तनिक भी घर के बाहर नहीं जाने देना है। छोटा सा बालक, उसे रात दिन घर में बंद रखना बहुत ही कठिन होगा। क्या करें, शरद काल की चिलचिलाती धूप और हवा दोनों ही बालक के लिए जहर है। शास्त्र में कहा गया, कमल आया। बस बस, आपका शास्त्र रहने दीजिए। बीमारी का सारा कष्ट बेचारा चुपचाप सहन कर रहा है, लेकिन आपका दवा लेते समय उसकी पीड़ा, मेरा मन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वैद्य जी। कड़वी दवा का कष्ट जितना प्रबल, उसका असर उतना ही ज्यादा होगा माधव बाबू। इसीलिए तो महर्षि चवन बोल गए, भेष जंग हित वाक्यंच तिक्तं आशु फलप्रदं। अब इजाजत चाहता हूं दत्त महाशय, नमस्कार। तिक्तं आशु फलप्रदं, तिक्तं आशु फलप्रदं। सत्यानाश, ठाकुर दादा आप पहुंचे। क्यों माधव, तुम मुझे देखकर डर क्यों गए? आप जो बच्चों को बहकाने का सरदार ठहरे। तुम्हारे घर में तो बच्चा नहीं है और तुम भी बूढ़े हो चुके हो। पर घर में एक बच्चा जो लाया हो। वो कैसे? मेरी पत्नी बच्चा गोद लेने के लिए जिद पकड़ी बैठी थी, ईश्वर ने भी उनकी सुन ली। ये बालक मेरी पत्नी के गांव के रिश्तों में भतीजा लगता है। बहुत छोटा था तब उसके माँ की मृत्यु हो गई और अब उसके पिता का भी निधन हो गया। ओहो हो, तब तो उस बालक को मेरी बहुत जरूरत है माधव। इस उम्र में बच्चों को घर से बाहर ले जाने में ही तो आपको मजा आता है। ये तो तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, परंतु घर में बच्चों को कैद रखने का मंत्र भी मुझे आता है। ठीक है, अभी जाता हूँ, कुछ काम करके आता हूँ, फिर इस बालक से दोस्ती करूंगा। फूफा जी, फूफा जी। क्या हुआ अमल? मैं क्या उस आंगन में भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा। वहाँ जहाँ बुआ माँ दाल पीस रहे और गिलहरी अपने पूंछ के सहारे बैठ के दाल का कण बटोर के खा रहा है, मैं वहाँ भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा नहीं, वैद्य जी बोले हैं घर के बाहर निकलने से ही तुम बीमार हो जाओगे। वैद्य जी को कैसे पता? वैद्य जी पंडित हैं अमल, बहुत मोटी मोटी किताब जो पढ़े हैं। मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता। बड़े बड़े पंडित लोग कभी घर से नहीं निकलते, घर में बैठ के बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। अमल बेटा, तुम भी बड़े होकर पंडित बनोगे। नहीं फूफा जी, मैं कभी पंडित नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मैं बस इस दुनिया का सब कुछ देखना चाहता हूँ, हर जगह घूमना चाहता हूँ। खिड़की के सामने बैठने से बहुत दूर का एक पहाड़ दिखता है, मुझे बहुत मन करता है उस पहाड़ के उस पार चला जाऊं। ये कैसे पागलों जैसे बात कर रहे हो अमल बेटा? ये पहाड़ जब इतना बड़ा दीवार बन के खड़ा है तब तो समझना होगा ना, उसको लांघना मना। नहीं तो ईश्वर ने पत्थर जोड़ जोड़ के इतना ऊंचा
पहाड़ क्यों बनाया होगा? मुझे क्या लगता है फूफा जी, ये पृथ्वी तो बोल नहीं सकती, इसीलिए पहाड़ के रूप में हाथ उठा के दूर दूर तक मेरे जैसे घर में बंद बच्चों को पुकारते हैं। कल ना मैं एक आदमी को देखा था, इसी रास्ते से उस पहाड़ के तरफ जाते हुए। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, काम ढूंढने। मैं काम ढूंढ ढूंढ के घूमना चाहता हूँ फूफा जी, मुझे पंडित नहीं बनना। अच्छा ठीक है, पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, पर ऐसे परदेसी लोगों से बुला बुला के बातें मत करना, कहीं तुमको पकड़ के ले जाए तो। मुझे काम है, मैं निकल रहा हूँ। देखो बेटा, बस तुम बाहर मत निकलना। नहीं जाऊंगा, बस सड़क किनारे इसी कमरे में बैठा रहूंगा। दही दही मीठा दही। दही वाला, ओ दही वाला। बेटा, दही खरीदोगे क्या? मेरे पास तो पैसा नहीं है। कैसे बालक हो तुम? दही नहीं लोगे तो मेरे धंधे का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं अगर आपके साथ जा सकता था तो चला जाता, परंतु वैद्य जी ने जो मुझे घर से निकलने के लिए मना किया, इसीलिए मैं इस खिड़की के पास बैठा रहता हूँ। ओहो, तुमको क्या हुआ बालक? नहीं पता, मैं तो किताब नहीं पढ़ा, इसीलिए नहीं पता मुझे क्या बीमारी है। अच्छा दही वाला, आप कहाँ से आए? अपने गांव से आया हूँ। आपका गांव बहुत दूर? हमारा गांव वही 5 मुड़ा पहाड़ से लगा हुआ शामली नदी के किनारे। पांचमोड़ा पहाड़, शामली नदी? क्या पता, मैं शायद कभी आपका गांव देखा हूँ। बड़े बड़े पेड़, लाल रंग का सड़क, पहाड़ी के ढाल पर गाय चल रहे हैं, लड़कियां नदी से मटकी भरकर जल ला रहे हैं। वाह 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 वाह, एकदम सही। तुमने पक्का हमारा गांव देखा है? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गया। वैद्य जी जिस दिन मुझे बाहर जाने देंगे, उस दिन आपके गांव ले चलोगे? मुझे भी ना आप जैसा दही बेचना है। अरे, तुम क्यों दही बेचोगे? सारे शास्त्र पढ़कर तुम पंडित बनोगे। बिल्कुल नहीं, मुझे पंडित नहीं बनना। कृपया मुझे वही सुर सिखा दो, दही मीठा दही। हे भगवान, ये भी कोई सीखने का सुर है? ये लो बेटा, एक कुल्हड़ दही तुम खाओ। दही बेचने में इतना सुख है, ये मैंने आज तुमसे सीखा। तुम दही खाओ बेटा, मैं फिर कभी आऊंगा। दही मीठा दही। प्रहरी जी, ओ प्रहरी जी, जरा इधर सुनिए। मुझे बुलाने का साहस कैसे किया तुमने? मुझसे डरते नहीं हो क्या? पकड़ के ले जाऊं तो? कहाँ ले जाओगे पकड़ के प्रहरी जी? बहुत दूर, उस पहाड़ के उस पार। सीधे राजा के पास ले जाऊं तो? ले चलो ना मुझे प्रहरी जी, लेकिन वैद्य जी तो मुझे घर से निकलने के लिए मना किया। मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता। वैद्य जी मना किए, तभी तुम बीमार लग रहे हो। आप घंटा कब बजाओगे प्रहरी जी? अभी समय नहीं हुआ। कोई बोलता है समय निकल जा रहा है, तो कोई बोलता है समय नहीं हुआ। आप घंटा बजा देने से ही तो समय हो जाएगा। असंभव, समय होगा तभी घंटा बजेगा। घंटा का आवाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को बुआ माँ जब रामायण पढ़ के सो जाती है, चारों ओर सुनसान, तभी आपका घंटा बजता है। ढोंग ढोंग ढोंग। आपका घंटा क्यों बजता है? घंटा सबको बोलता है, समय बैठा नहीं है।
चलता जा रहा है। कहाँ जाता है? कौन सा देश? उस देश को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक दिन सभी को वहां जाना है। मुझे भी, लेकिन वैद्य जी ने तो मुझे घर से निकलने मना किया। उनसे भी बड़े वैद्य जी स्वयं आकर तुमको ले जाएंगे। बड़े वैद्य जी कब आएंगे? मुझे और घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। नहीं नहीं, मैं तो बैठा ही रहता हूँ। अच्छा प्रहरी जी, सड़क के उस पर उस बड़ा सा मकान में झंडा क्यों फहरा दिए हैं? कितने लोग आ जा रहे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ नया डाकघर बसाया गया है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा? राजा का डाकघर। राजा का डाकघर में क्या राजा के पास से चिट्ठी आती है? देखना, एक दिन तुम्हारे नाम भी चिट्ठी आएगी। मेरे नाम भी चिट्ठी आएगी? जरूर आएगी, नहीं तो तुम्हारे घर के सामने इतना बड़ा डाकघर क्यों बनाया गया? ये लड़का बहुत मजेदार है। राजा मुझे चिट्ठी लिखने से मुझे कौन ला के देगा? राजा की चिट्ठी सही पते पर पहुंचाने के लिए डाक हरकरा भी तो है। हर जगह घूम घूम के डाक हरकरा चिट्ठी बांटता है। बड़ा होके मैं भी राजा का डाक हरकरा बनूंगा। मुझे तो अब यही काम करने का मन हो रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो प्रहरी जी? नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी अच्छा है। सुनसान दोपहर में या कभी मध्य रात के अंधेरे में भी मुझे तुम्हारा घंटा सुनाई देता है। ढोंग ढोंग ढोंग। अरे बाप रे, प्रधान आ रहा है। सब इनसे डरते हैं। मुझे तुमसे बात करते देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो चला, कल फिर तुमको शहर के सारे खबर बताने आऊंगा। राजा के पास से हर रोज मेरे लिए एक चिट्ठी आएगी तो कितना मजा आएगा। लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। बुआ माँ तो रामायण पढ़ती है। बुआ माँ क्या चिट्ठी पढ़ पाएंगे? प्रधान जी, ओ प्रधान जी। कौन है रे? बीच सड़क पर शोर मचा रहा है। कहाँ का बंदर है ये? आप प्रधान जी, आपको सभी लोग मानते हैं। नहीं मानेंगे तो जान से बच पाएंगे? इतनी हिम्मत है किसी में? फिर तो राजा का डाक हरकरा भी आपका बात मानते होंगे। बेशक, उसको जीना है कि नहीं? तब तो कोई चिंता नहीं। आप डाक हरकरा को बता दीजिए मेरा नाम अमल। मैं इसी खिड़की के पास ही बैठा रहता हूँ। मेरे नाम से चिट्ठी आएगी तो मैं यही मिलूंगा। तुम्हारे नाम से चिट्ठी? कौन तुमको चिट्ठी लिखेगा अमल जी? अगर राजा मुझे चिट्ठी लिखेंगे तो? छोरे की हिम्मत तो देखो, राजा तुम्हें चिट्ठी लिखेंगे। हाँ, क्यों नहीं, लिखेंगे जरूर। तुम तो उनके परम मित्र जो हो। हाँ, पता चला तुमसे मिलना नहीं हो रहा है तो उनका चेहरा एकदम सूख गया है। अब देर किस बात की? डाकघर तुम्हारे घर के सामने तो बसा ही दिया। चिट्ठी आज नहीं तो कल आएगी ही। प्रधान जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप मुझसे गुस्सा तो नहीं किए हो ना? तुमसे गुस्सा? इतनी हिम्मत है मेरी? तुम्हारा राजा के साथ पत्रों का आदान प्रदान चलता है। माधव दत्त ने 2 पैसा क्या कमा लिया। राजा बादशाह से संबंध की बात फैलाने लगा। रुको, मजा चखाता हूं। मैं छोरा, चल, बहुत जल्दी राजा की चिट्ठी तेरे घर आएगी। मैं उसी का बंदोबस्त करूंगा। नहीं नहीं, आप कुछ मत करो। माधव दत्त की इतनी हिम्मत? राजा के कानों में ये खबर कैसे भी एक बार चला जाए बस। ऐसे पायल छम छम करके चली जा रही हो। कौन हो तुम? तनिक रुको ना भाई। मुझे रुकने का फुर्सत कहाँ? समय जो दौड़ता चला जा रहा है। तुम कौन हो? क्या करती हो?
मैं सुधा, शशि मालन की बेटी। मुझे तो हर रोज इतना इतना फूल चुन के माला गूंथना होता है। देर हो जाने से फूल नहीं मिलेगा। लौटते समय तुमसे बातें करूंगी। तुम मेरे लिए भी एक फूल लाओगी? ठीक है, मैं लाऊंगी। भूलोगी तो नहीं ना मेरा नाम अमोल? नहीं भूलूंगी। सच में आओगी ना? आऊंगी, आऊंगी, आऊंगी। फूफा जी, आज खिड़की के पास भी जाना मना है क्या? हाँ बेटा, एक खिड़की पे बैठकर ही तुम्हारा तबीयत और बिगड़ गया है। शहर के सारे लोगों से दोस्ती कर बैठे हो। दरवाजे के पास तो लोगों का तांता लग जाता है। इससे भला स्वास्थ्य सुधर सकता है कभी? किंतु फूफा जी, फकीर आज मुझे खिड़की के पास नहीं देखने से मिले बिना ही चले जाएंगे। हर रोज पूरी दुनिया का खबर मुझे सुना के जाते हैं। उनके आने का समय हो गया। आप कृपया उनको अंदर बुला लीजिए फूफा जी। जय हो। आइए आइए फकीर, मेरे पास आके बैठिए। ये क्या, ये तो मैं फकीर। अब आप कहाँ गए थे फकीर? मैं क्रोंच द्वीप गया था। वहां से तुम्हारे पास ही तो आया हूँ। मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा आप मुझे अपना चेला बनाएंगे बोले थे, याद है ना फकीर? जरूर। अरे घूमने का ऐसा मंत्र सिखा दूंगा कि नदी, पहाड़, समंदर कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्रोंच द्वीप कैसा जगह बताओ ना फकीर? क्रोंच द्वीप पक्षियों का देश है। वहां मनुष्य नहीं रहते। समंदर, नील रंग का पहाड़, झरने, हजार हजार पक्षी। मैं अगर पक्षी होता? अरे तब तो बहुत मुश्किल हो जाता। अरे तब वहां तुम दही कैसे बेचते? फूफा जी, मेरा दही वाला आके चला गया क्या? नहीं जाएगा क्या? पक्षी की कहानी से उसका पेट तो नहीं भरेगा ना। गांव में आज उसकी भांजी की शादी है। आज उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं। तुम्हारे बुआ माँ के पास तुम्हारे लिए एक कुल्हड़ दही छोड़ के गया है। अरे वो तो बोला था मेरे साथ उसके भांजी की शादी करवाएंगे। बोला था लाल साड़ी, नाक में नथ पहन के वो मेरी दुल्हन बनेगी और साज ढलने से दिया जला के मुझे सात भाई चंपा की कहानी सुनाएगी। वाह वाह वाह, मुझसे से फकीर का भी मन डोल गया। इतनी प्यारी दुल्हनिया। बेटा अमल, अभी शादी हो जान दो। तुम्हें जरूरत होगी तो भांजियों की कमी नहीं होगी। अब तो हद हो गया। इन दोनों पागलों के चक्कर में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मैं चल। फूफा जी तो चले गए। फकीर, अब मुझे बताओ ना, डाकघर में मेरे नाम राजा की चिट्ठी आई क्या? सुना तो है, चिट्ठी रवाना हो गई है, रास्ते में होगी। अच्छा फकीर, आप राजा को जानते हो? अवश्य। अरे मैं तो हर रोज उनसे भिक्षा लेने जाता हूँ। मैं भी आपके साथ राजा के पास भिक्षा लेने जाऊंगा। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे उनका डाक हरकरा बना दे। मैं घर घर में उनकी चिट्ठी बांटता फिरूंगा। अच्छा, आप दोनों मिलके एक ऐसा फसाद खड़ा कर दिया। हाँ, क्या हुआ? राजा आप लोगों को
चिट्ठी लिखने के लिए डाकघर बसाए हैं। बाहर ऐसे बातें फैला रहे हो आप लोग। प्रधान जी बेनामी पत्र लिखकर राजा के कानों तक ये खबर पहुंचा दिया है। अब तो इस बात को लेकर मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फकीर, राजा जी क्या अब गुस्सा करेंगे? आज सुबह से ही रुक रुक के आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है। कुछ बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा। राजा की चिट्ठी क्या नहीं आएगी? मेरे आंखों के सामने अब ये घर द्वार सब अंधेरा हो जाए तो? आएगी अमल, चिट्ठी आज ही आएगी। कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। मेरे मना करने के बावजूद बाहर की हवा जरूर लगी होगी। खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर दो। अमन शायद सो रहा है। पराया बच्चा अपना के घर ले आया, दिल से उसे प्यार किया। अब क्या उसे नहीं रख पाऊंगा? बाबरी, प्रधान आ रहा है। मैं तो चला। कुछ कड़वी दवा भेज दूंगा। असर होगा तो उसी से ही होगा। कहा हो माधव दत्त, तुम लोगों का तो बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। हाँ, यह बालक तो राजा के चिट्ठी के इंतजार में है। इस तरह का परिहास मत कीजिए प्रधान जी। हम अत्यंत सामान्य हैं। ये बालक नादान, पागल, उसके बातों पर कौन ध्यान देता है? नहीं नहीं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऐ छोरे, तेरे नाम राजा की चिट्ठी आई है रे। सच? सच नहीं तो क्या, तेरे साथ जो राजा की दोस्ती है। ये देख चिट्ठी। मुझसे परिहास मत कीजिए। फकीर, आप बताओ, ये सच में राजा की चिट्ठी? मुझे तो ये कोरा कागज दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है? पढ़ दीजिए ना प्रधान जी। हाँ बेटा, ये सच में राजा की चिट्ठी है। राजा ने लिखा है, मैं आज या कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरे लिए चुर्रा मुर्रा के भोग की व्यवस्था करके रखना। ये राजभवन मुझे एक भी पल रास नहीं आ रहा है। प्रधान जी, कृपया ऐसा परिहास मत कीजिए। कैसा परिहास? मैं भी आज इस कोरे कागज में अक्षर देख पा रहा हूँ। राजा ने लिखा है, वे स्वयं राज वैद्य जी को साथ लेकर अमन को देखने आ रहे हैं। प्रधान जी, मुझे लगता था आप मुझसे गुस्सा हो, प्यार नहीं करते, लेकिन आप सच में राजा की चिट्ठी लाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपका चरण स्पर्श करता हूँ। ना, ये बालक बेवकूफ जरूर है, पर मन का अच्छा है। खोलो द्वार। ये क्या? कौन हो आप लोग? महाराज आज रात को आएंगे। इतने रात को दूत, जब मेरे दोस्त प्रहरी जी घंटा बजाएंगे। ढोंग ढोंग ढोंग। तब? हाँ, तब रात के दूसरे प्रहर में। फिलहाल अपने बालक सखा को देखने के लिए उन्होंने सबसे बड़े राज वैद्य जी को भेज दिया है। ये क्या? ऐसे बंद कमरे में रहने से तो स्वास्थ्य लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। खोल लो घर के सारे खिड़की दरवाजे। बेटा, अब कैसा लग रहा है? आहा, सब खोल दिए। आसमान के सारे तारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है वैद्य जी। मुझे अब कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं हो रहा। आधी रात को जब राजा आएंगे तब तुम बिस्तर छोड़ के उनके साथ बाहर जा सकोगे? जरूर वैद्य जी, बाहर निकलने से तो मैं बच जाऊंगा।
राजा के आगमन के लिए इस कमरे को फूलों से सजा के रखो, लेकिन ये आदमी या ना रहे। नहीं नहीं बैद जी, वो भी मेरे दोस्त है। राजा की चिट्ठी उन्होंने ही मुझे ला कर दी है। ठीक है, रहने दो उनको। राजा स्वयं आ रहे हैं अमल, उनसे हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना करना बेटा। हमारी स्थिति तो अच्छी नहीं है, तुम तो जानते हो बेटा। वो सब मैं सोच के रखा हूँ फूफा जी। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे मुझे उनके डाकघर का डाक हरकरा बना दे। मैं गांव-गांव में, घर-घर में उनकी चिट्ठी बांटता फिरूंगा। हाय रे मेरा नसीब। फूफा जी, राजा के लिए कौन सा भोग तैयार करेंगे? मेरे घर से कुछ अच्छा। कोई जरूरत नहीं, आप सब शांत हो जाइए। बालक को नींद आ रही है, दीपक का लौ बुझा दो। आसमान के तारों से अब रोशनी आएगी। ठाकुर दादा, आप हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग मेरा घर अंधेरा क्यों कर दिए? तारों की रोशनी से मेरा क्या होगा? चुप करो, शांति रखो। अमोल, अमोल, वो सो गया है। कब जागेगा अमल? मैं जो उसके लिए फूल लाई हूँ। राजा आके बुलाएंगे तो वो जाग जाएगा। तब आप लोग उसको बोलना, सुधा तुमको नहीं भूली। अमोल, सुधा तुमको नहीं भूली। ये प्रस्तुति थी डाकघर की। मैं मंच पर उपस्थित कलाकारों का परिचय करा दूं। अमल जागोचेनी सान्याल, सुधा श्रीजा भट्टाचार्य, फूफा जी श्री विश्वजीत सरकार, प्रधान श्री रणदीप बैनर्जी, राजवैद्य श्री रितेश सिंह, राजदूत आयुष चक्रवर्ती, ठाकुरदा और फकीर श्री मणिमय मुखर्जी, वैद्य श्री निधान चंद्र मंडल, दहीवाला श्री रणवीर पाल, प्रहरी श्री तुहिनाद्री सान्याल। हिंदी रूपांतरण और इस नाटक की परिकल्पना की थी श्रीमती मऊ राय। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने अपनी आवाज़ से इस नाटक को पूर्ण किया। अमल मेधा राय, दहीवाला नरेंद्र पटनारे, वैद्य श्री राजदीप सेन, राजवैद्य श्री मानस विश्वास, सुधा जागोसेनी सान्याल, राजदूत रणदीप बैनर्जी। मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेधा राय और श्री मानस विश्वास जी को। कृपया वो मंच पर आएं।